चेंज बताता है किस पॉइंट पे जो हम डेरिवेटिव की इक्वेशन ले सकते हैं उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स का, देखिए अब मतलब हर फील्ड में जो लोग पढ़ते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंगली उनकी इंटरप्रिटेशन दी जाती है। अगर किसी प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को हम पूछें कि जी डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, इससे क्या मुराद क्या लेते हैं, वो कहता है जी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी जो स्लोप होगी उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। बिल्कुल सही है। फर्ज करें हम उसे ये कह देते हैं कि यहां पर x है, यहां पर y है, उसे कहते हैं हम चेंज मेजर करनी है या स्लोप कैलकुलेट करनी है, लेकिन है कर्व, तो उसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कहते हैं स्लोप कैलकुलेट कैसे करोगे, वो कहेगा मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, ये स्लोप होगी। बिल्कुल सही है, कोई भी उसका आंसर आ जाए ना, ये स्लोप है। एक स्टेप आगे जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या बनाया जी, मैंने स्लोप है, क्या पूरी कर्व के ऊपर हर टेंजेंट लाइन की स्लोप यही होगी 4x? नहीं जी, डिफरेंट होगी। वो कहेगा अच्छा मुझे अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चाहिए तो बताओ, कहते बताएं पॉइंट बताएं। वो कहेगा लेट सपोज x इज इक्वल टू 2 है, इस पर बताओ। ठीक, वो कहेगा अच्छा यहां पर जो एक पॉइंट आएगा इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन आएगी उसकी स्लोप ये, लेकिन अब उसमें उसने कह दिया जी कि इसकी वैल्यू पुट कर दें यानी कि 2, और इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे 2। वैल्यूज पुट करेंगे 8 - 4 और उसके बाद कहेंगे ले जी इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप आ रही है वो आपके पास 4 है, तो इसे हम कहेंगे स्लोप एट अ पॉइंट। ये तो मैथ की बात हो गई। उसे कहा स्लोप, उसने कहा dy by dx, उसे कहा एट ए पॉइंट, उसने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट, उसने वैल्यू पुट की और बता दिया। आम स्टूडेंट उन्हें कहेंगे ये डेरिवेटिव क्या करता है, वो कहता था स्लोप कैलकुलेट करता है, वो लोग कहते हैं जी चेंज मेजर करता है, क्योंकि उन्हें बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं थी। वो कहता चेंज मेजर करता है। ओके, किसमें? y में। किसकी वजह से? x की वजह से। यानी x को बदलेंगे तो y में चेंज आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि क्या x को जब आप चेंज करोगे और जो y में चेंज आएगी वो हर दफा वही होगी? नहीं, वो नहीं होगी, हर दफा वो बदलेगी। देखिए आपको मैं कह के 2 के बाद x को बदले, y में जो चेंज आएगी ये है वो 4 के वाला, लेकिन 2 के बाद। आफ्टर 2 if we change x by 1 unit the y will increase by 4 unit। फर्ज करें हम यहां कैलकुलेट करते हैं, यहां x जो है वो 12 है, इसके बाद x बदला तो जो चेंज तो आई लेकिन 2 नहीं, वो 1.5 की आई। तो आप लफ्ज बोलेंगे आफ्टर 12, आफ्टर x इज इक्वल, हम रखेंगे 12 भी उसमें ऐसे, आफ्टर x इज इक्वल टू 12 if we change x by 1 unit y will also increase but this time only 1.5, not same। अगर पानी गर्म कर रहे हो आप
आपने ऊपर रखा हुआ है, मैं 1 डिग्री टेम्परेचर मजीद बढ़ता है तो क्या पानी बॉयल हो जाएगा? आप कहेंगे वो तो डिपेंड करेगा कि इस वक्त राइट नाउ क्या टेम्परेचर चल रहा है। अगर तो मैं कहूंगा इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री है और 1 डिग्री बढ़ाने से टेम्परेचर क्या बॉइलिंग में चला जाएगा? चेंज ऐसी मैंने चेंज कर तो दिया इसको, 81 डिग्री कर दिया, आप कहेंगे नहीं जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट कहता है जी 1 डिग्री से पानी चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर वो 99 डिग्री राइट नाउ है तो फर्क तो पड़ा ना, चेंज तो 1 डिग्री की मैंने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट पे। बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, ये कहना एनफ नहीं है कि जी वाई में चेंज आ जाएगी अगर आप एक्स को चेंज करेंगे। वो आंसर जो न्यूमेरिक देंगे वो हर जगह वो नहीं होगा, वो हर पॉइंट पर ही डिफरेंट होगा। ये ऐसे मैंने जरा समझाने के लिए कि आप जरा ट्रूली इसको समझें, मैंने एक एग्जांपल और कोट की। अ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ पेशेंट थ्रू हिज राइट आर्म। उसको इंजेक्शन लगाया जाता है उसके ब्लड में, इंजेक्शन लगाते हैं तो जाहिर है उसकी जो मेडिसिन है, उस जो मेडिसिन है वो ब्लड में चले जाती है और आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन कह लें, मिकदार कह लें, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो जो टाइम गुजरता जाता है वो मेडिसिन ब्लड में डिसॉल्व हुई जाती है और आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाती जाती है। जैसे वो ग्लूकोज लगा देते हैं, ड्रिप आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में वो मेडिसिन भेजते हैं। कहता है द कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार ब्लड में जा चुकी है, द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग विद ब्लड स्ट्रीम ऑफ द लेफ्ट आर्म, इंजेक्शन उसकी राइट आर्म पे कहता जी लगाया गया है और देखना यह था कि कितनी देर के बाद उसकी कंसंट्रेशन उसकी लेफ्ट आर्म में आ चुकी है, कितनी देर के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी लेफ्ट आर्म में आ चुकी है। कंसंट्रेशन कितनी? TRs आफ्टर द इंजेक्शन इज गिवन बाय। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे बनी है, उसने बना के दे दी। उसे कहा जी कि पेशेंट डेटा लिया गया है, उसको राइट आर्म हम इंजेक्शन लगाते थे और फिर एक एक घंटे के बाद, ऐसे मैं कह रहा हूं, एक एक घंटे के बाद हम नोट करते गए, उसकी राइट आर्म से ब्लड लेते थे, नोट करते थे कितनी कंसंट्रेशन हो चुकी है। फिर एक घंटे के बाद देखते अब कितनी हो चुकी है। जैसे आप मेडिसिन लेते हो, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, खा ली तो क्या 1 मिनट के बाद चेक करो तो डाउन हो जाएगा? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही वो डिक्लाइन पर आता। क्यों? इस दौरान मेडिसिन ब्लड में जा रही होती है। डेटा लेने के बाद उन्होंने उनसे कंसंट्रेशन, सी फॉर नॉट कॉस्ट, सी फॉर कंसंट्रेशन और टाइम इन आवर्स का एक रिलेशन डेवलप कर लिया, जो कि ये बनता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है जी कैसे बना, ये हमें क्या पता कैसे बना, उसने हमें दिया, उसने कहा इज गिवन बाय, ओके दी हुई चीज है हमने पिक कर ली। इससे सिर्फ ये पता चला कि कंसंट्रेशन इज रिलेटेड विद द टाइम, एज वेल एज द टाइम चेंजेस कंसंट्रेशन आल्सो चेंज। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एक टाइम के बाद वो जिस्म से निकलनी भी तो है ना, एक टाइम के बाद उस कंसंट्रेशन। इसलिए तो डॉक्टर कहता है कि जी आपने हर 6 घंटे के बाद लेनी है। शायद उस मेडिकल डॉक्टर को भी रेट ऑफ चेंज पढ़ाया गया होगा कि जी ऐसे, या मेडिकल रिसर्चर जो हैं कि जी ऐसे जरा चेंज ऑफ रेट मेजर करें, आपको पता चलता जाएगा कितनी देर तक बढ़ती जाएगी, कितनी देर के बाद वो कम भी होती जाएगी, निकलती जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। ए पार्ट कहता रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। आगे वैसे बताने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी होता है। सी में चेंज आएगी ड्यू टू टी, जो किसने राइट साइड पर आना है ना, सी ने लेफ्ट साइड पर होना है। लेकिन बहाल उसने पूरा करके भी बताया, कहता ड्रग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ना भी बताता तो हमारे लिए फंक्शन ऐसा ही लिख देना काफी है, सी में चेंज आएगी टी की वजह से। आपने कहना जरा वो डेफिनेशन भी बता दें, ये लें डेफिनेशन भी आ गई। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। टी न्यूमिनेटर में भी आ रहा है, टी डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। मैंने कल भी शायद कहा था आपने इसको क्वोशंट रूल से करना है, ठीक है ना। क्वोशंट रूल अब आपको आता है। मैं चूंकि अब डेरिवेटिव बार बार तो नहीं हम करेंगे, वैसे मैंने ये क्वोशंट रूल लगाया हुआ है, आप इसे चेक कर लें, दिस इज द क्वोशंट रूल। और इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करके मैंने ये फाइनल डेरिवेटिव की इक्वेशन बना दी। मैंने इसका फाइनल आंसर लिख दिया कि जी ऐसे चेंज आएगी कंसंट्रेशन में अगर टाइम गुजरता जाएगा।
वो कहता जी ये जरा कैलकुलेट करें, इसका मतलब है चेंज मेजर करें और किसके बाद, मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, आधे घंटे के बाद, इसलिए कि टी टाइम है इन आवर्स। अगर मैं 0.5 आवर्स रखूंगा तो अब ये पूछा जा रहा है कि अगर पेशेंट को इंजेक्शन किए हुए आधा घंटा गुजर जाए, इसके बाद 1 घंटा, यूनिट टाइम है ना, 1 घंटे के दौरान कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगी, कहता ये जरा मेजर करके बताएं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, और इसमें लिखा गया है 3 घंटे के बाद क्या होगा, इसमें लिखा गया है इंजेक्शन लगाए हुए 15 घंटे के बाद कितनी चेंज आएगी, ताकि पता चले कि बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। तो ये सारी की सारी आ गई। तो डेरिवेटिव तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एग्जाम में अगर ये चीज आ जाती है तो फिर तो मौजें नहीं लग गई। क्यों? ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ही पूछ रहा है ना आपसे, तो ये तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी गेट कर सकते हैं। फिर तो इसके लिए कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं रही। ये देखे मैंने फीड किया हुआ है वही क्वेश्चन। अब टी तो मैं लिख नहीं सकता था, मैं तो एक्स ही लिख सकता हूं, तो मैंने एक्स के साथ जो है वो इस इक्वेशंस को जो है वो लिख लिया। ठीक है ना, यहां पर भी एक्स और यहां पर भी एक्स एट अ पॉइंट है। अब ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपने रखना, उसने कहा इस पर रखें 0.5, 0.0672 is the answer. 0.0672 is the answer. 0.0672 चेंज का आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही कंसंट्रेशन। कितनी हो रही है? 0.0672 यूनिट्स कंसंट्रेशन मजीद बढ़ेगी। कितनी देर में? यूनिट टाइम में, 1 घंटे में, 1 आवर में। कब? ये तो बताया नहीं। आफ्टर हाफ एन आवर, इंजेक्शन लगाए हुए आधा घंटे के बाद ये होगा, उसके बाद। और शायद इसी चीज को मैंने अगर ग्राफ में आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इधर मैंने टाइम इन आवर्स लिखा हुआ है और इधर वाई एक्सेस पर कंसंट्रेशन है, जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कंसंट्रेशन देखिए इंक्रीज हो रही, बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा हूं मैं आगे आगे जा रहा हूं, लेकिन 2 घंटे के बाद उसमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन है, लेकिन आपने ग्राफ नहीं बनाना, हमने तो सारा कुछ इधर से बता देना है। तो मैंने डेरिवेटिव की इक्वेशन ली, ये डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से लिखा। इसको पहले पढ़ दें, आफ्टर दिस मच, आफ्टर हाफ एन आवर, प्लस है ना तो इंक्रीज का लफ्ज कहना, द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, किस रेट से, जो बोल देना एट अ रेट ऑफ दिस मच। कब? यूनिट पर आवर, 1 घंटे में, ये यूनिट इंक्रीज। इसी तरह से C'3 ग्राफ में देखें तो 3 आवर्स के बाद क्या हो रहा है? डिक्लाइन पे जा रही है, ये बिल्कुल डिक्लाइन में, तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये देखें नेगेटिव आ गया। लफ्ज क्या बोलेंगे? आफ्टर 3 आवर्स, ये बोल दिया। कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इस नेगेटिव की वजह से। कितना? लफ्ज बोल दिया। कब? पर आवर। C'15 ये भी डिक्रीजिंग पर है, लेकिन ये डिक्रीजिंग कम है। देखे ना, वो स्लोप कम हुई है, लेकिन इधर 1 घंटे में इतना डिक्लाइन हुआ है, 1 घंटे में ऊपर लिखा 3-4, और इधर जो डिक्लाइन है वो है डिक्लाइन, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। वो नीचे की जानिब जरूर है कर्व, लेकिन इतना कम, उधर ज्यादा कम हुई थी। ये देखें स्लोप ज्यादा, जिसकी स्लोप जरा कम है। तो यही आंसर यहां पर भी आ रहा है, कम आ रहा है ना। इधर इतनी कमी आ रही थी, इधर 0.0064 की कमी आ रही थी। मकसद समझाना, थोड़ा सा ये भी इंटरेस्ट, पता नहीं डॉक्टर को क्यों पढ़ाते हैं, पता नहीं मैथ क्यों पढ़ाते हैं। जो मदर होती है वो सब बच्चों का ख्याल करती है ना, तो डॉक्टर भी तो बच्चे हैं ना, स्टैटिस्टिशियंस, मैथमेटिशियन, बिजनेसमैन, एवरीवन जो है, एवरी सब्जेक्ट जो है वो, उसके लिए मदर, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ आवर लैंग्वेजेस। ये है रीजन। हर एक की टेक केयर करती, माँ ही वही होती है जो हर एक की टेक केयर करती है। तो होप्स हो कि आपको डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और उसकी इंटरप्रिटेशन अब आपको क्लियर होगी। अच्छा जी, ये भी अब आपने, चले मैं इसको बोल देता हूं। When a successful home video game is first introduced, the monthly sale gradually increased rapidly for a period of time,
एंड देन बिगन टू डिक्रीज। ये ना ऐसे ही उसने एक बिहेवियर सा दिया हुआ है। कहता जब नई गेम मार्केट में आती है बच्चों, तो कहता उसकी सेल बड़ी बढ़ती है। हर कोई कहता फलान गेम आ गई, चलो जा खरीद के लाएं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी सेल में कमी आती जाएगी। हो सकता है शुरू के 1 माह में 5000 गेमें सेल हुई हो, अगले माह थोड़ी सी कम हो गई 4900, फिर कम, फिर को 30-40 माह के बाद देखेंगे आप पाएंगे शुरू में तो यार 5000 गेम बिकती थी एक दिन में, अब एक दिन में 3 से 4 गेम बस सेल होते हैं। तो ऐसा ही होता है ना, सिनेमा में फिल्म भी ऐसे ही होती है। शुरू में जब वो शुरू होती है फिल्म तो बड़ा रश जी, आहिस्ता 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 उसके जो ऑडियंस हैं, एक तो रीजन है उन्होंने देख ली है और वैसे भी कम होते जा रहे हैं, तो फिर वो सिनेमा से वो उतार देते हैं फिल्म पे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि जब कोई आती है तो उसकी सेल में चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितनी देर हो चुकी है उसको मार्केट में आए हुए। कहता सपोज दैट द मंथली सेल एस फॉर सेल टी फॉर टाइम, और सेल उसने दी है कितने हजार गेम्स, रुपयों में नहीं, नंबर ऑफ गेम 30,000 गेमें बिक गई जी, 500 गेमें बिक गई, 5,000 रुपयों की नहीं, 1000 ऑफ गेम्स। टी मंथ्स, तो टाइम इन मंथ्स मेंशन है। टी मंथ्स आफ्टर द गेम इज इंट्रोड्यूस आर गिवन, चले हमें कुछ भी नहीं बनाना, उसने सेल फंक्शन दिया हुआ। सेल इन नंबर ऑफ गेम्स विल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम, कितनी देर हो चुकी है उस गेम को मार्केट में आए हुए। ये नंबर ऑफ गेम इन थाउजेंड्स की फॉर्म में है और ये टाइम इन मंथ्स की फॉर्म में है। उसी तरह का जिस तरह से वो इंजेक्शन वाली बात थी, तकरीबन उसी तरह का फंक्शन ना, सिर्फ वहां पर 0.14t था और अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट। कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज, बता देते हैं जी रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव निकाल दें। डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट कर दिया और राउंड अबाउट उसी तरह का ही ले जी फंक्शन आ गया। फिर कहता फाइंड S5, इट इज नॉट S'5, यहां कहता S'5। फिर कहता जी दोनों को जरा एक्सप्लेन तो करें, इसका क्या मतलब है। S5 जहां T वहां 5, लेकिन कहां पर, इस फंक्शन में यहां पर 5 रखेंगे, ये होगा S5। जब वो कहेगा S'5 तो यहां 5 रखेंगे, यहां पर फर्क है ना दोनों में, इसलिए। अच्छा, पहले जब मैंने S5 रखा यहां पर तो आंसर आया 8, किसका, S का। S क्या है, गेम्स इन 1000 ऑफ गेम, 1000 ऑफ गेम्स है, 8000 गेम्स सेल हुई है, क्योंकि S है, S क्या चीज है, मंथली सेल फॉर। अब देखें ये चीज बतानी थी एक्चुअली, 5 मंथ नहीं कहा मैंने 5th मंथ ओनली कहा है, क्योंकि डेटा मंथली सेल का है, 1 महीने की सेल का। 5 रखेंगे तो 5वें माह की सेल, 6 रखेंगे तो 6ठे माह की सेल। हाँ, अगर ये वर्ड लिखता ना टोटल सेल फंक्शन, तो 5 माह का रखने का मतलब था जब से ये गेम मार्केट में आई है 5वां महीना हो चुका है, टोटल कितनी गेम सेल हुई है। लेकिन यहां उसने वर्ड लिखा है मंथली सेल का, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो वैल्यू इसमें पुट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलरली उस मंथ की सेल आपको बताएगा। तो कहता द सेल फॉर द 5th मंथ आर 8000 गेम्स। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये मैंने 5 इंडिकेट किया हुआ है, ब्लू लाइन सेल की है, ये 8 बनता है तो यहां से है, तो इसका मतलब 5वां माह जो होगा उसमें दुकानदार से जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जाके पूछा यार मई में कितनी गेम तुम्हारी सेल है, 5वां माह, फर्ज करें यकम जनवरी को गेम आई थी, तो सिर्फ मई की मुझे सेल बताओ, इस डेटे के मुताबिक 8000 यूनिट की सेल बनती है उसकी। अच्छा जी, अब वो कहता है मई के बाद 1 महीने में सेल बढ़ी है या कम हुई है, ये जरा कैसे कैलकुलेट करें। तो अब वो चेंज की बात कर रहा है कि सेल में मजीद बढ़ी है 5 माह के बाद या कमी होना स्टार्ट हुई थी। देख लेते हैं डेरिवेटिव में क्या निकलता है। तो मैंने S'5 रखा यहां पर, अब मैंने 5 रखा यहां पर, तो चेंज आ गई, फिलहाल पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ज्यादा हुई है। पिछले माह की निस्बत जून में ये नहीं अब कहना कि 960 गेमें सेल हुई हैं, चेंज है, ये बड़ी है। पिछले माह अगर 8000 गेमें सेल हुई हैं तो अगले माह 8960 गेमें सेल हुई हैं, जिसके मुताबिक जो चेंज बनती है वो 960 गेम की बनती है।
यही बोल रहे हैं ना हम। ये देखें, मैंने 5 से 6 माह में गया, ये 5 माह की सेल थी, ये सेल बढ़ी है ना, ये सेल बढ़ गई, इंक्रीज हुई, तो यहां से भी नजर आ रहा। ग्राफ नहीं देखना, मैं तो डेरिवेटिव में देख रहा हूं। 0.96 और लफज है 1000 ऑफ गेम्स, तो ये बन गया 960 गेम आफ्टर द 5th मंथ, इसलिए कि यहां 5 है। वही बात, आफ्टर दिस मच सेल आर, फिर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग कह दें, किस रेट से इसको देख के कह दें, कब, पर मंथ ना। अब वही सारा पर ईयर, पर आवर, पर मंथ, आफ्टर दिस इंक्रीज या डिक्रीज। फिर वो कहता है S30, S30 का मतलब है गेम को मार्केट में आए हुए 30 महीने हो चुके हैं। अब कहता है जी कि आप उस 30वें महीने की सेल बस बतानी है, 1 माह है यानी कि 2.5 साल हो गए ना, उसके बाद सेल कितनी है देख लेते हैं। 6000 गेम कम होती जा रही है ना, 8000 होती, फिर जरा कुछ टाइम तक तो बढ़ती गई ना। ग्राफ भी यही कह रहा है कि कुछ टाइम पीरियड तक बढ़ती गई, फिर सेल में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, फिर मैं भी 2-4 हजार गेम की सेल रह गई। यहां पर 5th नहीं 30th आएगा, मैं इसे चेंज कर दूंगा। कहता है द सेल, सॉरी जी, द सेल फॉर द 30th मंथ इज 6000, चेंज भी बतानी है, चेंज भी बता देते हैं। ये नेगेटिव आ गई, नेगेटिव गेम में नहीं सेल होंगी। नेगेटिव चेंज का मतलब है पिछले माह की निस्बत इस माह कम हुई है। अगर पिछले माह फर्ज करें 200 गेम सेल हुई थी, नेक्स्ट मंथ में टोटल 40 हैं, तो लोग पूछते हैं जी कितनी चेंज आई है, आप कहना 160 की। अब बढ़ गई नहीं जी, कम हो गई, तो फिर इस चेंज को ऐसे लिख देते हैं 160 की कमी हुई पिछले माह की निस्बत। नेगेटिव 1.60 और अगर 1000 में गेम बनेगी तो 160 गेम बनती हैं। वो कहता है आफ्टर द 30th मंथ, ये इसकी वजह से बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द 1 मंथ यानी कि 30th मंथ के बाद वाला जो मंथ है उसमें पिछले मंथ की निस्बत 160 गेम जो है वो कम सेल में आएंगे। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल है कि अब आपको बड़ा 2-3 एग्जांपल में एक ही चीज बोल रहा हूं, एक ही तरह के सेंटेंस है। आफ्टर दिस इंक्रीजिंग एट द रेट, आफ्टर दिस डिक्रीजिंग एट द रेट, तो ये आपको चीज क्लियर हो गई। ये बाप ने उसी तरह से ही ये खुद ही अब आपने इसको कर लेना है। डिमांड फंक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है 100 यूनिट की डिमांड कम होती है कब, जब प्राइस बढ़ेगी। नोट अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अब आपने खुद अटेंड कर लेना। अच्छा, कुछ जैसे मैंने कहा ना, मैथ्स वाले उसे अपने तौर पे पढ़ते हैं, उस वर्ड को जरा और तरह से बोलते हैं। जनरल पब्लिक उसे रेट ऑफ चेंज कह देती है। इकोनॉमिक्स वाले उस चीज को, रेट ऑफ चेंज को क्या लफ्ज कहते हैं, क्या टिपिकल लफ्ज उसके लिए वो बोलते हैं, वो पढ़ने हैं। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वन इज ऑफन इंटरेस्टेड इन द रेट एट विच समथिंग इज टेकिंग। रेट, किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही है। दैट इज अ मैन्युफैक्चरर इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द टोटल कॉस्ट, उसे इससे गर्ज नहीं है कि ये चीजें कितने की बनेगी, कहता नहीं, एट अ सर्टेन प्रोडक्शन लेवल, कि कितने की ये टोटल बनती है, इज इंटरेस्टेड इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट द वेरियस प्रोडक्शन लेवल। हर, अगर मैं इतनी चीजें बनाऊंगा तो कितनी, मैंने कहा था ना बिजली का यूनिट है, हर जगह सेम तो नहीं आपको चेंज देता। वो इससे में इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा टोटल बिल कितना आया, वो इस बात में इंटरेस्टेड, अच्छा मैं अगर 300 यूनिट यूज कर लूं और फिर 1 यूनिट यूज करूं तो अब कितनी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, अब कितनी की बढ़ेगी, पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में हमारी इंटरेस्ट है। तो ये डेरिवेटिव वाला काम ही नहीं वो कह रहा हमें करने को, तो वही तो कह रहा है। कहता इन इकोनॉमिक्स द वर्ड मार्जिनल रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज। लें जी, बस इकोनॉमिक्स का वर्ड भी आ गया। इकोनॉमिक्स वाले इसे मार्जिनल का वर्ड कह देते हैं, मैथ वाले या आम जनरल पब्लिक डेरिवेटिव कह देती है, मैथ कह देती है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तीनों वर्ड काम एक ही, दैट इज द डेरिवेटिव। तो मार्जिनल एनालिसिस का मतलब है कि किसी चीज में कितनी चेंज आती है, ऑब्वियसली जो वेरिएबल लेफ्ट पर आएगा, और किसकी वजह से जो राइट पर आएगा। अभी जो पढ़ रहे हैं सारा कुछ वही है, सिर्फ वर्ड डेरिवेटिव की जगह मैंने मार्जिनल लगा दिया, बस मतलब वही है। कहता इफ x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सम टाइम इंटरवल देन
टोटल कॉस्ट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब कहते हैं अगर फर्ज करें आपको कॉस्ट में चेंज कितनी आएगी, आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दें, इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं अच्छा मार्जिनल कॉस्ट, यस मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए मैंने डेरिवेटिव लिखा, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। ये बता देता है एक यूनिट आप प्रोडक्शन में ज्यादा लेकर आओगे तो आपको कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी, हर यूनिट की डिफरेंट होगी, 10 के बाद वाला एक यूनिट, फिर 15 के बाद वाला, 30 के बाद वाला। तो डेरिवेटिव में तो ऐसा ही होता है। टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे लेना, बस सिर्फ डेरिवेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू बन गया। टोटल प्रॉफिट दिस मच, मार्जिनल प्रॉफिट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो मार्जिनल प्रॉफिट बन जाएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है, कहता मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। ये आपको बताया जाए क्यों। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट करता है क्या, चेंज इन द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन प्रोडक्शन। एक यूनिट अगर आप प्रोडक्शन में ज्यादा करते हो तो कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी, कहता है ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको बता दिया करेगा। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करके बताता है क्या चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग किसकी, x+1 आइटम की। ये क्यों भाई, आपको क्या बताया गया डेरिवेटिव में, ये आपको बताएगा अगर आप x यूनिट बना चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद x यूनिट आप बना चुके हैं, उसके बाद अगर आप एक यूनिट प्रोडक्शन में ज्यादा करोगे तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी एक यूनिट की वजह से, तो वो उस यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई ना। तो वो उसने आपको उस यूनिट की नहीं बतानी। अगर मैं कहूंगा ना C'50 इज 70, तो इससे मुराद है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द 50 यूनिट्स, इफ वी प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट, 51वां, if we produce 1 more unit, total cost will increase by 70 rupees। वो जो 70 रुपए बढ़ाए वो किसने बढ़ाए, वो 51 में एक यूनिट ने बनाए। तो 50 के बाद का एक यूनिट कॉस्ट में 70 का इजाफा करता है, यानी कि 50 के बाद का एक यूनिट 70 रुपए में बनेगा। ये इसका मतलब है, चीजें वही हैं, वर्ड सिर्फ मार्जिनल का आ गया। एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, सपोज दैट टोटल कॉस्ट इन $1000, तो उसने हमें टोटल कॉस्ट ना भी टोटल कहता, सिर्फ कॉस्ट ही लफ्ज बोलता तो इससे मुराद ही होती एक्स यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। इन $1000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स सेल बोट्स। सेल बोट कहते हैं वो कपड़े की प्रेशर से चलती है, मैंने कि मोटर बोट्स नहीं होती ऐसी तरह। उसने कहा, मैंने कहा चले सेल बोट भी पता होना चाहिए। वो कपड़ा सा वो वाइट से कलर का लगा देते हैं और फिर जिस डायरेक्शन पर हवा चलती है तो बड़ी टेक्निकली उस डायरेक्शन पर ले जाते हैं तो वो दौड़ती है। ना उसमें कोई चप्पू होते हैं, ना ही उसके अंदर कोई मोटर लगी हुई होती, बस वो विंड प्रेशर से चलती है, उसे सेल बोट कहते हैं। तो एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, कहता एक्स सेल बोट्स बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, कहता CX आएगी। और उसने हमें बनाने के लिए इतने का बनाया दिया हुआ है। ओके, कॉस्ट फंक्शन बना हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हमें बनाना भी खैर आता है, लेकिन उसने बहरहाल हमें दिया हुआ है। दिस वन इज द फिक्स कॉस्ट, दिस वन इज द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ये है फिक्स कॉस्ट। प्लस भी हो जाती है, नेगेटिव भी होती है। प्लस ये काम करोगे तो और जरा टैक्स लग जाएगा, माइनस क्यों होती है। आप अगर ज्यादा यूनिट खरीद लोगे तो सस्ता पड़ जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो गई। 100 यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट इतने का बनेगा, लेकिन अगर आप 500 बना लो, विजिटिंग कार्ड की बात कर लें, 100 विजिटिंग कार्ड बनाओगे क्योंकि वो फ्रेम और ये वो तो उतने के पड़ेगा। वो कहेगा जी 10 रुपए का एक विजिटिंग कार्ड, अच्छा मैं 10,000 बनाऊं, फिर 2 रुपए का पड़ जाएगा आपको, क्योंकि सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी ना, बाकी जिससे डिजाइनिंग करवाई, जो भी स्लेटें स्लूटें बनी, वो तो वही रहनी है। 100 के लिए भी वही रहनी है, 10,000 के लिए भी वही रहनी है, बाद में तो सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट ही आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसा ही होता है। तो बहरहाल उसने हमें कॉस्ट फंक्शन बना के दे दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। वैसे हमें जरूरत नहीं है या एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ये कह रहा है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है, ये हमने 0 यूनिट से लेके 50 यूनिट तक कितनी कॉस्ट आती है उसका डेटा ऑब्जर्व किया गया है।
0 यूनिट से लेके और 50 यूनिट तक कितनी कॉस्ट। अब आपको पता है कि जी आप इक्वली स्पेस के साथ कुछ वैल्यू रख लें तो ये कॉस्ट है। अच्छा जी, कॉस्ट फंक्शन ये कहती है शुरू में 1 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि लाइन जरा जल्दी ऊपर जाती है फिर जरा स्लोली मूव करती है, कहता है शुरू का 1 यूनिट महंगा बनेगा, बाद के 1 यूनिट सस्ते बनेंगे। वही ज्यादा बल्क में बढ़ाओगे तो 1 यूनिट की कॉस्ट इसलिए कम हो जाती है, आप इकट्ठी चीजें खरीद लाए। देखिए टेलर मास्टर, ये जो गारमेंट्स वाले होते हैं ना, गारमेंट्स जो रेडीमेड गारमेंट सेल करते हैं, इनकी कॉस्ट अगर देखा जाए ना कंपैरेटिवली ठीक है, उनका अपना प्रॉफिट और वो सारा कुछ ज्यादा होता है, लेकिन इनकी कॉस्ट वैसे भी कम इसलिए होती है। आप एक टेलर मास्टर साहब के पास जाते हो, उसे कहते हैं यार मैंने कपड़े सिलाने, वो आपका साइज लेता है और एक शर्ट की कटिंग करता है। अगर 10 शर्टें सिलवानी हो तो अलग-अलग उसको 10 कटिंग्स करनी है। ये जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इन्होंने एक मीडियम साइज की शर्ट बनाई है, ये कपड़ों की तह लगा के नीचे स्टेंसर रख के कटर के साथ एक ही दफा 1000 शर्ट्स की कटिंग कर देते हैं। उनकी फिर कटिंग कॉस्ट तो बहुत कम होती है, एक दफा मशीन चलाई 1000 शर्टें कट गई। जबकि टेलर मास्टर ने इंडिविजुअली 1000 करनी है तो उसके लिए तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अगर कोई यूनिट नहीं बनाएंगे यहां 0,575 तो आएंगे ही, फिक्स कॉस्ट का वर्ड ही ये था। तो कॉस्ट फंक्शन तो यही बता रहा है कि शुरू में ज्यादा तेजी से बढ़ती कॉस्ट 1 यूनिट चने के और बाद में कम बढ़ेगी। चेक करते हैं क्या ऐसा ही होगा। अच्छा जी, अब बी पार्ट में कहता मार्जिनल कॉस्ट। अब कहें डेरिवेटिव तो कहा ही नहीं, तो भाई मार्जिनल किसको कहते हैं? अगर वो लफ्ज बोल देता ना रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, हमने यही काम करना था। अगर वो कहता डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट, हमने यही काम करना था। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने क्या दिया, मार्जिनल कॉस्ट एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्सपोर्ट। तो आपको जर्नल एक फंक्शन बनाने के लिए कह रहा है, जर्नल फंक्शन बनाने के लिए कह रहा है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए वो कह रहा है। तो डेरिवेटिव तो हमें आता है, आसान है ना। इसका 0 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, -2 बेस पर आ जाएगा, कांस्टेंट नीचे वैसे ही रह जाएगा, ये कट के x/2 रह जाएगा, डेरिवेटिव आ गया जी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, द सी पार्ट कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल, वर्ड है एक्चुअल, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 41st बोर्ड। कहता एक्चुअल बतानी है कि 41वीं बोट कितने की बनेगी, एक्चुअल बतानी है। अच्छा, ये ना एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, डेटे से बनाया ना मैंने। अब यहां पर अगर आप 41 रख लेते हो तो वो 41वें बोर्ड की कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि यहां वर्ड लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट। 41 बोर्ड्स टोटल कितने की बनेगी, ये आ जाएगी। 41 बोट टोटल इतने की बनेगी, जो भी इसका आंसर आएगा। इसमें से आप इससे एक कम कर दें, क्या 40 बोट की कॉस्ट इसमें से निकाल दें, बाकी एक बोट की कॉस्ट बन जाएगी और वो होगी 41वीं बोट, 41st बोट। मैंने डेरिवेटिव कोई नहीं यूज किया, उसने कहा एक्चुअल करना, मैंने एक्चुअली किया। सिंपल क्या करना है, जितने आइटम की वो एक्चुअल कॉस्ट पूछे, आपने उतने ही आइटम की टोटल, वो जो फंक्शन है ना वो होगा ही टोटल का, और एक उससे कम करके आपने रख देना है। 41 में से 40 की माइनस कर देंगे तो एक की रहेगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी 41वीं पूछी भी उसने यही है, तो मैंने इसमें कैलकुलेशन कर दी लाइक दिस वन। 41 रखा उधर, और आप एग्जाम में यही काम कर सकते हैं ना। अब आपको अब डिपेंड करेगा, ज्यादा काम नहीं करना तो आप वैसे कर लें, या इसको फीड कर दें, एक दफा 41 के साथ कैलकुलेट करवाएं, पता है ना, एक दफा 40 के साथ करवाएं। लाइक अगर मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, वैसे तो कोई इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इवन 575 प्लस 25, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दफा तो करना ही पड़ना है ना, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4।
कैल करवा दें, वो कहता है एक्स तो बताएं, हाँ एक्स 41 है पहली दफा, 1179.75, 1179.75, ठीक। दोबारा प्रेस कर दें, क्या है अब 40 के साथ करो, कहता ना एक्स कितना है, 40 है जी एक्स, ओके 40 के साथ आ गया, 1175 रुपए जो है वो 40 के साथ आ गया, और उसके बाद आप दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 4.75 हजार डॉलर, 4.75 हजार, तो हजार से जरब दे लेना ताकि वो हजार वाला वर्ड तो जाए। $4,750 की एक बोट तैयार होगी, हर एक नहीं 41वीं, क्योंकि हर बोट की प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट है। 41वीं बोट जो तैयार होगी वो $4,750 में 41वीं बोट जो है वो तैयार हो जाएगी। डी कहता अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताएं, कि डेरिवेटिव से आएगी। अप्रॉक्सीमेट बताता ना, अप्रॉक्सीमेट बताता क्यों है, मैं जरा इसको स्केच जरा डिफरेंट वे से करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना ताकि नजर आए। आप समझ लें कि ये वही कर्व है कॉस्ट फंक्शन, यहां पर एक्स है और यहां पर कॉस्ट है। मैं जरा ज्यादा बड़ा करके लिख रहा हूं, 40 बोट्स की कॉस्ट ये वाली, और फर्ज करें एक बोट जो 41वीं है वो ये वाली है। 41 बोट की टोटल कॉस्ट ये आ रही है, यहां कॉस्ट है ना, और 40 की कॉस्ट ये आ रही है। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वो है 4,750 रुपए, और मैंने एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन यूज किया हुआ इस वक्त, 4,750 रुपए की 41वीं बोट पर। 41 की टोटल कॉस्ट ज्यादा थी, 40 की इसमें से माइनस की, या माइनस कर दी ना मैंने, इसको मैंने माइनस कर दिया है तो एक बोट की बच गई। अच्छा, अब जब आप डेरिवेटिव से 41वें बोट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है आपने, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में 40 रखना है, क्योंकि ये आपको क्या बताता है, 40 के बाद वाला एक, 40 के बाद वाला एक तो फिर 41 वही बनेगा। तो मार्जिनल में जिसकी पूछे उससे एक कम, और एक्चुअल में जिसकी पूछे उसकी, और उससे माइनस कर दें एक कम तो वो आ जाएगी। अब इस पर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये आएगी टेंजेंट लाइन। 40 के बाद चेंज कैलकुलेट करनी है लेकिन टेंजेंट लाइन से करनी है। जब 40 के बाद आप टेंजेंट लाइन से स्लोप कैलकुलेट करोगे, 40 के बाद टेंजेंट लाइन से अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो जो स्लोप होगी, एक तो पॉइंट फर्ज करें ये, और दूसरा पॉइंट ये वाला, ये इन दोनों का डिफरेंस, और ये जो गैप, पहले आपने कहना पहले ये पॉइंट तो ये लिया था और उधर ये लिया था, लेकिन डेरिवेटिव में आपने जो कि टेंजेंट लाइन लेनी है तो फिर पॉइंट, ये जो गैप है ये आपको कहेगा ये आंसर दोनों सेम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ये गैप थोड़ा ज्यादा है। अब आप जरा मार्जिनल कॉस्ट में रखें, मार्जिनल कॉस्ट से जब मैंने कैलकुलेट किया है 40, तो 40 के बाद वाला एक कितनी चेंज लेकर आता है जी, $5,000, वो 5,000 का, एक्चुअल कहता है 4,775 और वो कहता है जी 5,000, फर्क आएगा, रीजन समझ आपको आनी चाहिए, फर्क आएगा। वहां से मैंने एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन यूज किया हुआ है ये वाला, तो चेंज ये है, और यहां पर मैंने ये वाली इक्वेशन यूज किया है, और चूंकि वो कर्व से थोड़ा ऊपर निकल के जाएगी तो लिटिल बिट फर्क तो आएगा, तो आपको डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया। एक्चुअल इस दोनों का डिफरेंस, और जब अप्रॉक्सीमेट तो इस लाइन से डिफरेंस ये वाला, तो ये फर्क आएगा। अच्छा, एग्जाम में वो अगर आपको कॉस्ट का पूछता है, अगर तो वो वर्ड एक्चुअल कहता है, एक्चुअल बताएं, तो ये मेथड अडॉप्ट करना है। फर्ज करें वो कहता है 100वां यूनिट कितने का बनेगा, तो आप 100 ही रखेंगे और उसमें से 99 माइनस करेंगे, 100वां आ गया ना,
एक्चुअल में 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट माइनस 99 यूनिट की टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 100th यूनिट एक्चुअली। और अगर यही काम करना हो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन से तो आप फिर इससे एक कम रखेंगे, 99 रखेंगे। क्यों? ये बताता है इसके बाद अगला यूनिट कितने का बनेगा, तो 99 के बाद वाला यूनिट 100वां बनता है। बस ये चीज याद रखें कि एक्चुअल करना हो तो जो दिया हुआ है वही माइनस उससे एक कम, मार्जिनल में रखना भी एक है और रखना कौन सा, उससे एक कम, उससे एक कम। आई थिंक सो कि अब ये चीज क्लियर होगी आपको। अब ये आपने 2 एग्जांपल्स खुद करनी है। अच्छा हाँ, एक मैं इसको जरा बड़ा क्लियर करूं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, यही आपने एक्चुअली एग्जाम में गलती करनी है और शायद कंफ्यूज भी रहना है। कहता है द टोटल रेवेन्यू इन डॉलर्स फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स रेडियो इज, बनाने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू फंक्शन उसने दिया हुआ है 100x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40, हमें नहीं कंसर्न को कैसे बनाए, बस बना दिया। कहता मार्जिनल रेवेन्यू बताएं, ओके मार्जिनल रेवेन्यू बता दिया। अच्छा जरा बड़ा ही क्लियर है, उसने कहा मार्जिनल रेवेन्यू एट, उसने ये नहीं कहा कि 16वें यूनिट का आप रेवेन्यू कितना चेंज होगा। उसने आपसे ना टेक्निकली बताऊं क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसके बाद वाला एक यूनिट कितना रेवेन्यू चेंज करेगा। एट का वर्ड है ना, यहां देखिए यहां कहीं वर्ड एट है। उसने आपसे ये पूछा है 41वीं बोर्ड की कॉस्ट बतानी है, ये आपने डिसाइड करना है। 40 रखेंगे तो उससे अगले की आएगी। उसने ना कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डायरेक्ट ही ऐड किया, एट का, तो आप कैलकुलेट करेंगे ये वाली चीज, एट का ना उसने तो नहीं कहा 16वें यूनिट का रेवेन्यू बताएं, उसने कहा एट। क्वेश्चन एक्चुअली टेक्निकली वो आपसे ये पूछ रहा है इसके बाद वाला एक यूनिट का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए मैंने यहां पर 1600 रखा। अगर वो कहता ना कि 16वें यूनिट का रेवेन्यू बताएं, इसका बताना है, इसका रेवेन्यू, तो फिर आपने जरूर इसमें 1599 रखना था। तो ये तो नहीं उसने कहा कि इसका बताएं, वो कहता रेवेन्यू बताएं एट, इससे मुराद इससे अगले यूनिट का बताएं। तो वो आपने 1600 रखा और इसी तरह से 2500। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब कह रेवेन्यू कम हो रहा है। हाँ भाई रेवेन्यू कम ये हो रहा है, पिछला यूनिट तो आपने 100 रुपए का सेल किया, 2500 यूनिट के बाद अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, नहीं बिक रहा था, आपने 75 का सेल कर दिया, तो रेवेन्यू में पिछले यूनिट की निस्बत, चूंकि पिछला आपने 100 का सेल कर रहे थे और अब मजबूरी है 75 का सेल कर रहे हैं, तो मैं नहीं पूछूंगा रेवेन्यू कितना कम हो रहा है, तो आप कहेंगे 25, नुकसान नहीं, क्या 100 का बेच रहे थे और 75 का बेच रहे हैं, वो तो बात की बात है ना, कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो रेवेन्यू में कमी जरूर हो रही है, पहले 100 का रेवेन्यू में इजाफा होता था, अब पिछले यूनिट की निस्बत चूंकि आप 75 रुपए का बेच रहे हो, तो रेवेन्यू में जो चेंज आ रही है वो 100 की बजाय कितनी चेंज आ रही है, 100 की बजाय 75, तो 25 की डिक्रीज आ रही है। ठीक है ना, तो एट का मतलब वही है, और अगर उसकी पूछे तो फिर उससे एक कम आपने मार्जिन में रखना है। एग्जाम में एक्चुअल का वर्ड नहीं है तो उससे मुराद अप्रोक्सीमेट होगी। अच्छा जी, कहता है इफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट पर वीक, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, बना के दिए हुए, बनाने भी आते हैं, बना भी सकते हैं, बना के दिए हुए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, डेरिवेटिव से लेंगे, मार्जिनल से लेंगे, चेंज इन रेवेन्यू तो हम एमआर करेंगे, एंड प्रॉफिट एमपी करेंगे इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, ये नई चीज है। वैसे वो सिर्फ इतना ही कह देता ना, तो फिर हमने पढ़ना 1 यूनिट की वजह से, यहां भी 1 यूनिट कहता है इसके बाद के 10 यूनिट की वजह से कितनी चेंज आएगी, यानी कि 2000 के बाद वाले 10 यूनिट कितने के बनेंगे। पहले हम क्या बना रहे थे, 2000 के बाद वाला 1 यूनिट कितने का बनेगा। अगर वो कह देता ना फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट
और ये सारा कुछ ही खत्म होता। तो मैंने कहना था 2000 के बाद वाला चेंज इन रेवेन्यू, तो इससे मुराद है 2000 यूनिट बनाने के बाद 1 यूनिट कितने का बनेगा, उसका आंसर ये आना था। लेकिन अब उसने कहा है 2000 के बाद 2010 जो कि 10 बनते हैं, कहता वो कितने के चेंज करेंगे। क्वेश्चन आपने बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट लेना है। डेरिवेटिव ये आपको बताएगा 1 यूनिट की वजह से, 1 यूनिट की वजह से। आपने अब क्या करना है, इसको सिंपली ये आ गई 2000 के बाद 1 यूनिट कितना रेवेन्यू बढ़ाएगा, और आपने कितने बनते यहां से 10, 60 के, तो 2000 के बाद जो 10 यूनिट हैं वो आपके रेवेन्यू में $60 का इजाफा करेंगे। रिमेंबर हर यूनिट की कॉस्ट बदलेगी ना, ये अप्रोक्सीमेटली हमने बता दिया 60। अब उसने हमें प्रॉफिट भी कहा है, प्रॉफिट फंक्शन तो है ही नहीं। ये आपने P इज इक्वल टू R माइनस सी, ये रिलेशन पढ़ा था। सिंपली क्या करें, इनके साथ हम लगा दें तो इनमें भी ये रिलेशन हो जाएगा। MP इज इक्वल टू MR माइनस MC। फर्ज करें एक फंक्शन दिया हुआ है R माइनस सी, अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो आपके इधर कौन सा रूल लगेगा, सम और डिफरेंस रूल। सम डिफरेंस रूल कहता है अगर फंक्शन लहदा दिए हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो कुछ भी नहीं करना, लहदा लिख देने, लहदा हमने कर देने। मैंने प्रॉफिट फंक्शन, अच्छा ये भी किया जा सकता था जो मैंने किया, कैसे, प्रॉफिट फंक्शन पहले मैंने बनाया R माइनस सी के साथ, R माइनस सी के साथ बनाया, बन गया, ये कंप्लीट हो गया R माइनस सी। इसके बाद मैंने इसमें जब 2000 रखा तो उसने ये बताया कि 2000 के बाद 1 यूनिट अगर चेंज करोगे तो प्रॉफिट में कितनी चेंज आएगी, जरब 10, तो 40 यूनिट की चेंज आएगी। आप एग्जैक्टली अपने, बल्कि मैं प्रेफर करूंगा कि इसकी बजाय सिंपली आप MP करें। MP इज इक्वल टू MR माइनस MC, और आपने कैलकुलेट करना है ना MP 2000, तो लहदा कैलकुलेट कर दें, MR में लहदा कर दें और MC का लहदा, तो आपने ये अटेम्प्ट करना है। वहां उसने वर्ड बोल दिया एक्चुअल, तो डेरिवेटिव नहीं लेना, एक्चुअल यूज करने, ये वाले एक्चुअल। कहता है एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू और कॉस्ट एट द प्रोडक्शन इंक्रीज। तो पहले हम सिर्फ 1 यूनिट की पूछते थे, अब आपने क्या करना है, 210 यूनिट कितने के बिकेंगे, 210 यूनिट टोटल कितने के बिकेंगे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू है, इसमें से आपने माइनस कर देना 200 यूनिट का रेवेन्यू, तो 10 यूनिट क्या रह गया। लेकिन कौन से 10, 200 के बाद वाले 10 है। 210 यूनिट का टोटल रेवेन्यू और 200 यूनिट का निकला, 10 यूनिट का रह गया, कितना अप्रोक्सीमेट कितना, देखें वही आ गया, राउंड अबाउट वही आ गया ना, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा। प्रॉफिट में भी ऐसे कर दें आप, ये ना एक्चुअली सिंबल है चेंज इन प्रॉफिट, ऐसे कह लें चेंज कितना होगा प्रॉफिट में, ये भी है चेंज कितना, ये एक्चुअल चेंज बता रहा है। तो हम उसे कह रहे हैं जी 210 यूनिट कितने का प्रॉफिट देते हैं, इसमें से 200 यूनिट का निकाल दें तो सिर्फ 10 यूनिट का प्रॉफिट रह जाएगा। कौन से 10, जो 200 के बाद वाले 10 हैं, वो ये कह रहा था एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट। इस तरह का सिर्फ एक क्वेश्चन आपके आई कैप ने अपनी बुक में दिया है, इसका मतलब सोच तो रहा है। तो ये कौन सा मुश्किल था, जो डेरिवेटिव है वो आप कहते आफ्टर दिस 1 यूनिट, कहते थे ना आफ्टर दिस हाउ मच 10 यूनिट, बस उससे जरब दे दे, 1 की आपने निकाल ली या 10 की आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्चुअली रिपीट हो गई है एग्जांपल, कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, आपने बहरहाल इसको अपने तौर पे खुद ही अटेम्प्ट कर लेना। वैसे भी ये रिपीट है, उसमें वो डेरिवेटिव और ये वो सारी चीजें थी, तो ये रिपीट थी, मैं नहीं इसे कर रहा, आपने इसको कर लेना है। लास्ट वन है, बड़ी सिंपल सी चीज, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन। डिमांड कॉस्ट फंक्शन उसने दे दी है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करें। मार्जिनल एवरेज
कॉस्ट फंक्शन कहता है कैलकुलेट करें। आपने बस इस स्टेटमेंट को ना इधर से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ऐसे पढ़ना आपने। पहले आपको वर्ड सी नजर आ रहा है, आपने बनाना है कॉस्ट फंक्शन। बनाना क्या है, वो तो बना हुआ है, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा, बना हुआ है कॉस्ट फंक्शन। फिर आपने इसकी करनी है एवरेज, तो वो बन जाएगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कैसे होती है, ये x यूनिट की टोटल कॉस्ट है, इसे x से डिवाइड कर दें तो ये x यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द x यूनिट हो गया, ये भी हो गया। तीसरा क्या करना है, मार्जिनल करना है। अब इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, टू अलग कर दे, प्लस 56/x। इसका जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ये 0 हो जाएगा, -56/x² आ जाएगा। बस आपने ना इसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देना है, कॉस्ट, एवरेज, मार्जिनल। कॉस्ट फंक्शन दिया था, एवरेज में बदल दिया, ये एवरेज बन गई, फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसका डेरिवेटिव। यहां क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, पहले आर फिर ए फिर एम। तो पहले टोटल आर, फिर एवरेज एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, और फिर एम। और इसी तरह से मार्जिनल एवरेज प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते थे, और क्योंकि आपने A इज इक्वल टू आर माइनस सी किया हुआ है, जो इसके साथ लगाना है ना वो इसके साथ भी लगा दिया करें। बिल्कुल सही है। आप क्या जी, इधर मैंने MAP लगाना है तो इधर भी MAR लगा दे, और माइनस MAC लगा दें, MAC। या तो आप प्रॉफिट फंक्शन बनाएं, उसकी एवरेज करें, उसका डेरिवेटिव लें। अल्टरनेटिवली ये दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये देखें ज्यादा आसान है वैसे। MAR -1 है और ये वाला माइनस, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, तो वही आंसर आ रहा है। यहां पर प्लस होना चाहिए, प्लस सी है, मैं यहां पर मिस्टेक है, तो आप इसे प्लस कर देंगे। MAR माइनस MAC, तो -1 और प्लस 56/x²। अब इसे चेक कर लीजिएगा, वो मैं थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, एवरेज बनानी आती है, मार्जिनल करनी आती है, बार बार वही चीजें आ रही हैं। दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव होता है, एवरेज का मतलब डिवाइड होता है, और एक चीज बता दी कि आपने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना। बाकी ये इकोनॉमिक्स वाले टीचर आपको ज्यादा डिटेल से बताएंगे कहां पर एवरेज क्या कहती है, मार्जिनल एवरेज से क्या मुराद होती है। हमें तो सिर्फ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से कंसर्न, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फलां क्या चीज है, फलां के क्या रोल है, तो वो इकोनॉमिक्स का जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो। चले जी, ठीक है।